नमस्कार। स्वागत है आपका जियो जिंदगी विद अपराजिता के इलेक्शन स्पेशल एपिसोड में। आप सभी कई दिनों से देख रहे हैं, हम इलेक्शन के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं। वैसे तो पूरे बिहार में, और बिहार ही क्यों कहें, देश भर में बिहार के इलेक्शंस की चर्चा है। ऐसी चर्चा जहां सोच बदलने, परिवर्तन बदलने, जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देने और न जाने क्या क्या कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे कुछ और बयां करते हैं। और वो स्थानीय मुद्दे जो हमें प्रभावित करते हैं, लोग बाहर से जो कुछ चकाचौंध भरी दुनिया देखते हैं, लेकिन अंदर में जहां हम रोज पटना जैसे शहर में जीते हैं, उसमें कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कठिनाइयां हम अपने बच्चों को विरासत में देकर जाएं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुबोध कुमार गोयल जी। सुबोध जी, स्वागत है सुबोध जी आपका इस चैनल में। अपनी बहुत ही व्यस्ततम जिंदगी से कुछ चंद पल चुराकर हम इनके लिए यहाँ ले आए हैं, और आज सुबोध जी चर्चा करेंगे हम इलेक्शंस की, खासकर क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप बिजनेस की कम्युनिटी जो बिहार की है उससे बहुत ही अंदर से जुड़ाव है आपकी। तो उन कम्युनिटीज को क्या उम्मीदें हैं नई सरकार की तरफ से? अपराजिता जी, सबसे पहले तो आपके इस चैनल पे सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, मेरा नमस्कार जी। बिहार अभी अपराजिता जी सभी मायनों में जो आर्थिक मानक हम देखते हैं उसमें बहुत से मानकों पे सबसे पीछे है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी बिहार की पर कैपिटा इनकम मात्र 69,000 रुपये है, जो अगर आप विकसित राज्यों में देखेंगे तो यही पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र में जाके 3,89,000 रुपया है, गुजरात में 4,08,000 रुपया है। तो आप समझिए कि महाराष्ट्र से हम लोग ऑलमोस्ट 20% पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। और इसके साथ एक और जो डाइकोटोमी जुड़ा हुआ है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बिहार का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो मात्र 10 लाख करोड़ का है, जबकि महाराष्ट्र इसके मुकाबले में 50 लाख पे है, गुजरात इसके मामले में 30 लाख पे है, हमारे बगल का यूपी है 31 लाख पे। अब इसका मतलब आप समझिए क्या है कि एक तो उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमसे 5 गुना है, उनकी आय, हमारी आय जहाँ 70,000 रुपये है, उनकी आय 4 लाख रुपये पे है। तो आप सोचिए कि दिनों पे दिन जो गैप है, ये जो हमारे और महाराष्ट्र के बीच में या गुजरात के बीच में जो सो कॉल्ड विकसित राज्य हैं भारत यूनियन के, उनके बीच में ये गैप तो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस गैप को पाटने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। तो हम तो यही देखते हैं कि अभी अगर ये सरकार रिपीट करती है तो हम लोग यही चाहेंगे कि भाई केंद्र सरकार हमको कोई विशेष आर्थिक पैकेज दे, क्योंकि हम लोग सभी मानकों पे, इवन सोशल मानकों पे भी सबसे नीचे स्थान पे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे भी सबसे नीचे स्थान पे हैं। रोजगार की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे कंट्री में हाईएस्ट है, 3.9 हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो महाराष्ट्र में 3.1 पे है। तो हम तो नई सरकार से, जो भी सरकार चुन के आती है, सबका स्वागत है हम, लेकिन यही उम्मीद करेंगे। देखिए, ये बहुत विशेष मुद्दा है। जब तक हमारे बिहार राज्य को विशेष आर्थिक राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा या कोई स्पेशल इंसेंटिव पैकेज नहीं मिलेगा, तो वो जो दूरी है, आप समझिए गरीब और अमीर के बीच की, वो दूरी तो बढ़ते चली जा रही है। आप तो आंकड़ों के खिलाड़ी हैं और सभी आंकड़ों को बड़े अच्छे से यहाँ पेश कर रहे हैं, लेकिन जब हम इतनी सारी बातें जब कह रहे हैं, हम आंकड़ों में बिहार की स्थिति बहुत पीछे है, तो जब नीतीश जी कहते हैं कि हमने 15 साल में ये परिवर्तन कर दिया और ये बदलाव कर दिया, तो हम कहाँ छूट गए, कहाँ कमी रह गई? ये आंकड़ों में पीछे जाने की स्थिति क्यों बनी रह गई? मैं बताता हूँ। अपराजिता जी, बिहार का जो बजट साइज है, बजट साइज का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जो आप पूरा खर्चा करते हैं पूरे साल में जी, कि हमको इस साल में इस सरकार के द्वारा क्या खर्चा राज्य के ऊपर होना है, वो 3,17,000 करोड़ रुपए का है मात्र, बिहार का जो बजट साइज है।
जबकि यही बजट साइज महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का है, यूपी में 8 लाख करोड़ का है यही बजट साइज। और उस बजट साइज में 60,000 करोड़ रुपया एजुकेशन पे समर्पित है और एग्रीकल्चर पे मात्र 1.1% समर्पित है और इंडस्ट्री में मात्र 0.62 मतलब हो गया मात्र 1850 करोड़ रुपया इंडस्ट्री के प्रति समर्पित है। इसमें 3 लाख करोड़ के बजट में मात्र 1,850 करोड़ रुपया ही इंडस्ट्री के प्रति समर्पित है और कृषि क्षेत्र में ये रकम मुश्किल से 3500 समथिंग करोड़ रुपया है। तो इसे बदलाव क्यों नहीं किया जा सका इतने दिनों में? चूंकि ये सरकार हमारी थोड़ी समाजवादी सोच रखती है, जो होना भी चाहिए जी। विकास सबका होना चाहिए साथ में। तो सरकार का जो मुख्य फोकस रहा है वो पिछले 10-15 सालों में वो शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर बजट एलोकेशन तो देखिए रहा है जी। 60,000 करोड़ रुपया उनके ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर भी 35-40 हज़ार करोड़ रुपया हम लोग का एलोकेशन है बजट में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश ये पैसा, देखिए पैसा तो तभी नजर आएगा ना जब पैसा आगे इस्तेमाल होगा। जी। किसी न किसी कारण से, हम इसको भ्रष्टाचार बोल सकते हैं, जो भी कारण से ये रकम लाभान्वित तक नहीं पहुंच सकी। आज जो बिहार के छोटे छोटे शहरों में जो शिक्षा की जो स्थिति है या जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो कितनी गंभीर है आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो जब तक हम किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का विकास उद्यम से ही हो सकता है। इसमें एक और बात मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल जो जीडीपी का जो हिस्सा है उसमें 60% हिस्सा सर्विस सेक्टर का है, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का 20% है। जबकि किसी भी विकसित राज्य में ये जो 60% जो हिस्सा है वो 45% पे रहता है और इसका इंडस्ट्री का हिस्सा रहता है 35% के आसपास में। तो जब तक हम इंडस्ट्री से होने वाली आय को नहीं बढ़ाएंगे तब किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। तो इंडस्ट्री से जो होने वाली आय बढ़ाने की जब बात होगी तो पहले तो इंडस्ट्री लानी होगी, क्योंकि हर प्रदेश, इस प्रदेश में इंडस्ट्रीज की कितनी कमी है और खासकर गुजरात महाराष्ट्र में जाकर हमारे युवा अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्रम कर रहे हैं और 10,000 और 7,000 10,000 की नौकरियों पे आश्रित है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ रोजगार सृजन करनी होगी? और क्या जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार के हैं वो कभी इस पे ध्यान देते हैं? वो सरकार से बात करते हैं कि वैसी व्यवस्था बने यहाँ इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने के लिए? अपराजिता ही हम लोग का एक यहाँ पे फोरम है इंडस्ट्री का, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, मैं उसका उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ। अच्छा। मैं उसका उपाध्यक्ष रहा हुआ हूँ। वो संस्था और एक बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, वो लगातार प्रयास करती रहती है व्यापार और इंडस्ट्री से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण के लिए। समस्या यहाँ पे क्या है कि बिहार देखिए एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ ज़मीनें काफ़ी महंगी है। तो ज़मीन के प्रति सरकार ज़मीन खरीद के देती नहीं है, सरकार की एक बियाडा संस्था है जो ज़मीन उपलब्ध करवाती है। लेकिन यहाँ लैंडलॉक्ड स्टेट की वजह से प्राइवेट जो भूमि है, निजी जो भूमि है, उसका दाम बहुत ज़्यादा है। तो बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट जब तक सरकार की मदद ना हो यहाँ पे आकर्षित नहीं हो पाते। ये लैंडलॉक्ड स्टेट है ये तो मानते हैं, मगर अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर चुका है। ऐसी कंपनियां भी बन सकती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर पार्क की भी व्यवस्था पहले हुई थी। और जहाँ तक हमारी याददाश्त जाती है, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बिस्कोमान में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पार्क्स की व्यवस्था की गई थी। लेकिन फिर वहाँ स्थिति वही ढाक के 3 पात, कहीं हम आगे निकल नहीं पाए। टाटा कंसल्टेंसी जैसे व्यवस्था भी यहाँ नहीं आ सकी। लैंडलॉक्ड स्टेट है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उससे उबरने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? उबरने के लिए एक तो मैंने जैसे आपको कहा कि केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार को दूसरे राज्यों के अगर समकक्ष लाना है, देखिए बिहार की जो आबादी है 13 से 14 करोड़ है, तो पूरे देश की आबादी का समझ लीजिए ऑलमोस्ट 10% यहाँ पे लोग रहते हैं। तो अगर भारत को एक विकसित राज्य, विकसित देश बनना है तो बिहार का आगे आना तो बहुत जरूरी है। लेकिन अभी बिहार की स्थिति क्या है कि बिहार की आप सोच के देखिए, 190 रुपया प्रति रोज यहाँ पे लोग कमाते हैं अभी। आप सोच के देखिए ये स्थिति कितनी भयावह है। ये मैं डाटा आपको तब बता रहा हूँ जब व्हेन वी आर कंपेयरिंग दिस डाटा टू इंडिया डाटा। अगर आप यही डाटा मानक को आप यूरोप से अगर कंपेयर करेंगी तो आप सोचेंगे कि हमारी स्थिति कितनी गंभीर है। बहुत बिंदु की यही कारण अब रहता है, बुरा नहीं मानिएगा, कि बिहार के लोगों को, बिहार के जो सर्विस सेक्टर का जो 58% कंट्रीब्यूशन भी है, यहाँ मोस्टली अनस्किल्ड लेबर है। यही कारण कि बिहार के लोग आज मजबूरी में पलायन करके, जिसको हम लोग पलायन बोलते हैं, वो गुजरात में जाके, पंजाब में जाके, हरियाणा में जाके वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपये में बात सुन के, डांट खाकर
और बुरा मत, इसको मैं फिर बोल रहा हूँ, अब शब्दों का प्रयोग सुनकर भी, जी जी, और बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी तमिलनाडु कई में भी सारी हुई हैं, घटनाएं हैं और होती और वो रहती काम हैं। करने को मजबूर है। जी आज सोचिए कि हम ही लोग अपने यहाँ पे स्टाफ को क्या दे देते हैं, आप सोच के देखिए क्या हम लोग पैसा देते हैं। इतना सारा मजबूरी के बाद भी बिहार एक्सेल करता है आईएएस में, आईपीएस में, तो ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई की व्यवस्था तो हम पहले ही हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यवस्था में सुधार की तो आवश्यकता है, लेकिन आज बात चर्चा हो रही है इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़ी बातों की। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं यहाँ, वो कौम बिहार को गुजरात और महाराष्ट्र बनाने में किन सुविधाओं की अपेक्षा रखती है सरकार से, ताकि वो लोग भी वहाँ यहाँ देखिए, बिहार से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ के प्रदेश के लोग अपने बिजनेस को जब बढ़ाना शुरू करते हैं, किसी पर्टिकुलर जाति धर्म से लोग आ रहे हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो फिर वापस गुजरात और बॉम्बे और बड़े मेट्रोपॉलिटन्स में जाकर अपने बिजनेस को बढ़ा लेते हैं और यहाँ के चीप लेबर्स को ले लेते हैं। इस व्यवस्था को कैसे परिवर्तित किया? देखिए, इसके 3-4 पहलू हैं। बिहार के मेरे भी काफ़ी इंडस्ट्रियल क्लाइंट हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे मेरे क्लाइंट हैं, तो वो तो यहाँ पे काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उनका एक्सपेंशन भी लास्ट 15-20 सालों में काफ़ी हुआ है, लेकिन बिहार के बाहर के लोगों को यहाँ की सरकार आकर्षित नहीं कर पाई है। बिहार के बाहर के कई बार इंडस्ट्रियल समिट यहाँ पे हुए, लेकिन वो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अदानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, ऐसे बहुत से लोग जिनका पहले से है वो तो है, नए निवेश को हम लोग प्रोत्साहन यहाँ पे आकर्षित नहीं कर पाए। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि डेफिनेटली वो व्यवस्था उनको बाहर के राज्यों में, तमिलनाडु बोल रहे हैं, गुजरात में, यहाँ से बेहतर मिलती है, तभी ये ऐसा है कि वो यहाँ पे किसी कारण से आकर्षित नहीं हो पाए। तो जब तक सरकार की ओर से जमीन की समस्या, जो मुख्य समस्या है, उसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा समेकित रूप से, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। अब इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इस बार तो 2 फेज़ में ही इलेक्शन है। कुछ 2 फेज़ में इलेक्शन होने से प्रेशर तो बहुत रहेगा व्यवस्था को संभालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टैक्स की बचत तो ज़रूर हो जाएगी। कई फेज़ में इलेक्शन होने पे खर्च बढ़ जाता है, ऐसा एक अनाड़ी के रूप में हम कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस कई फेज़ों में होने चाहिए या कम फेज़ में इलेक्शन ज़्यादा बेहतर है? नहीं, देखिए अपराजिता, बिहार जैसे स्टेट में तो इलेक्शन 1 या 2 फेज में ही होने चाहिए। जी कम समय में इलेक्शन होने से 6 तारीख और 11 तारीख को मेरे ख्याल से वोटिंग है, नवंबर को 14 को रिजल्ट है, तो निश्चित रूप से समय की, संसाधनों की और इसमें जो ड्यूटी लगती है सरकारी कर्मचारियों की, उसके कारण जो इनडायरेक्ट जो असुविधा होती है बाकी लोगों को, वो सबका काफी निराकरण होता है। तो हम लोग तो हमेशा इसी के पक्षधर हैं कि एक फेज स्टेट में तो देखिए 1 फेज या 2 फेज सफिशिएंट है। सेंट्रल में जब इलेक्शन होता है तो डेफिनेटली अलग अलग संसाधन, अलग अलग जहाँ पे चुनाव आयोग को डिप्लॉय करने पड़ते हैं, लेकिन जब स्टेट में इलेक्शन होता है तो हम लोग डेफिनेटली 1 या 2 फेज में करते हैं और करना भी चाहिए। लास्ट टाइम हमको ऐसा याद पड़ता है कि शायद 3 या 4 फेज में इलेक्शन हुए, वो उसकी आलोचना हुई थी, वो गलत था। तो इस बार चुनाव आयोग ने सुधार किया है, जो स्वागत योग्य है। जी, 2 फेज में इलेक्शन स्वागत योग्य है। और अब बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं महिलाओं की भागीदारी की। पर्याप्त भागीदारी महिलाओं की अभी भी शायद नहीं है। नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी मत भिन्नता रखता हूँ। बिहार शायद देखिए ऐसा शायद पहला राज्य है जहाँ पे 35% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को और 50% रिजर्वेशन दिया गया पंचायती स्तर पे महिलाओं को। उसके अलावा भी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका काफ़ी ध्यान, उनकी काफ़ी योजनाएं महिलाओं की तरफ रही है। यही एक बड़ा कारण है कि पिछली बार भी इलेक्शन में महिलाओं का काफ़ी वोट उनको मिला था। जी, महिलाओं का वोट। अभी भी उन्होंने जो मुख्यमंत्री सहायता योजना जो जस्ट अभी हमको लगता है 15 या 20 दिन पहले 10,000 रुपये ट्रांसफर किया गया है सभी महिलाओं को, उसमें काफी अच्छा पैसा ट्रांसफर किया गया है। 10,000 रुपये ट्रांसफर हुए। तो महिलाओं के प्रति तो उनका विशेष है, हमको लगता है कि उनका ध्यान रहे कि महिलाओं को कैसे हम लोग आगे की पंक्ति में लाएं, कैसे उनका सशक्तिकरण हम लोग करें, कैसे उनको एम्पावर करें और रोजगार भी कैसे करें। मैं मैडम वही बताया था, जीविका जो एक ग्रुप है यहाँ पे, जीविका इज ए ग्रुप फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। तो जब तक बिहार में जो अभी आपको एक डाटा मैं और दे रहा हूँ आपको, बिहार की आबादी का मोर देन 58%, आप ध्यान दीजिएगा इस डाटा को, 58% ऐसे लोग हैं जो 25 साल से कम के हैं। जी, 7.5 करोड़ बिहार में युवा है, 7.5 करोड़। तो जब तक आप उनको देखिए सर्विस से, देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इससे थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा सा आपका समय लूंगा। अरे नहीं, हम तो चाहेंगे आप बोले। सर्विस कोई लीगेसी नहीं रखती है। जिस दिन आपकी सर्विस खत्म हो, जैसे सरकारी कर्मचारी मान लीजिए इनकम टैक्स में सपोज कीजिए कमिश्नर है,
वो रिटायर हुआ, उसका लेगेसी खत्म हो गया, ही डज नॉट लिव ए लेगेसी। लेकिन आप कोई उद्यम चलाते हैं तो उद्यम में आप कुछ रोजगार क्रिएट करते हैं। आप अमीर कैसे होंगे? आप कुछ रोजगार क्रिएट करते हैं, कुछ आप एसेट परचेज करते हैं, जमीन आप परचेज करते हैं, और आपका कुछ एक धन संचय होते चला जाता है। तो जब तक बिहार के लोग स्वरोजगार नहीं करेंगे, इस मामले में अभी एक जो नई पार्टी आई है, मैं नाम तो यहाँ नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उनका ये विजन है कि हम लोग बिहार के लोगों का रोजगार, युवाओं का कम से कम उद्यम से सशक्तिकरण करेंगे, कुछ पैसा उनको मुहैया करवाएंगे, ताकि जब तक स्वरोजगार नहीं ना होगा तब तक आप सशक्तिकरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अनस्किल्ड लेबर से आप आज भी लेबर रहेंगे, आप कल भी लेबर रहेंगे, आपका बच्चा भी लेबर रहेगा। तो स्वरोजगार से मतलब हमारी व्यवस्था में कोई ठेला वाले और खोमचे वाले से भी तो है, और उससे ऊपर उठना होगा ना। मैं मैडम वही बात बोल रहा हूँ, ये जो ठेला वाला खोमचा वाला बेसिकली अनस्किल्ड लेबर है। मैं ऐसी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जहाँ बिहार में बड़ी कंपनियां हैं, जहाँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख 3 लाख के भी लोग सर्विस रोजगार करें, उनके परिवार के और लोग भी करें, या अपना उद्यम चलाएं। यहाँ पे रोजगार अगर हो तो ऐसा रोजगार हो ना जहाँ से कुछ लिगेसी क्रिएट हो, कुछ बढ़िया पैसा आपको आए, या फिर बढ़िया आप कुछ भी चलाइए। दिल्ली में हमको याद है, मैं 92 में दिल्ली में पढ़ता था, हर घर में वहाँ कूलर बनता था, कूलर बनता था, ये आपका हीटर बनता था। तो जब तक वैसा कोई आप माइक्रो रोजगार भी आप नहीं करेंगे, कुछ तो रोजगार करना पड़ेगा ना, पैसा तो ही कमा पाएंगे। पैसा तो आप तभी कमाएंगे ना जब कोई रोजगार करेंगे। रोजगार बहुत तरह का रोजगार होता है। आप सड़क के किनारे कुछ अपना स्कूटर का पार्ट्स भी बना सकते हैं, कुछ अपना छोटा अभी तो बहुत स्टार्टअप्स की दुनिया है। बेंगलोर में स्टार्टअप क्यों है, हैदराबाद में क्यों है? बिकॉज देयर इज इकोसिस्टम इनबिल्ट फॉर बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे। ये 4 शहर इंडिया में माने जाते हैं, पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर। तो हमारे आपको ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे युवा वहाँ जाके काम करते हैं। जी, ज्यादातर हमारे युवा ही वहाँ हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वही इकोसिस्टम अगर हम और आप यहाँ पर हमारी व्यवस्था यहाँ बना दे तो वो युवा वापस अगर अपने पास यही तो मैडम मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं यही बात बोल रहा हूँ। यहाँ की जो कृषि व्यवस्था भी है ना मैडम, वो आप ध्यान दीजिए कि कृषि व्यवस्था भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। कृषि लोग करते हैं इसलिए कि खाली घर को अपना अन्न दे सके। वो कृषि उनके लिए बिजनेस का साधन नहीं है। मतलब वो कृषि उनके लिए सरप्लस क्रिएट नहीं करता, रिटर्न देने की व्यवस्था नहीं है। इतना ही कि हम 4 किलो धान पका लिया, 4 किलो चावल पका लिया, 4 किलो गेहूं पका लिया और खा लिया, उसको मंडी में बेच के कुछ जैसे आज पंजाब के किसान करते हैं, बड़ा बड़ा अपना देखिएगा आप टीवी में, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर लेके रोजगार करते हैं, उनका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी होता है। हाँ, ट्रकों में भर के बेचते हैं। तो हमारे यहाँ तो छोटा छोटा एक लैंड का टुकड़ा बहुत छोटा छोटा है, बड़ी खेती उस पर संभव नहीं है। तो जब तक ये चकबंदी का सिस्टम, लैंड की व्यवस्था सुधारने का सिस्टम नहीं होगा, तब तक कृषि भी आपकी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी। तो अभी क्या होता है, युवा का है समस्या, समझिए आप, बेचारा 3-4 महीने तो वो कृषि करता है, 9 महीना वहाँ जाके मजदूरी में काम करता है वो। तो आप गांव में यहाँ चले जाइए, मैक्सिमम घरों में खाली आपको बूढ़े लोग मिलेंगे या महिलाएं मिलेंगी। जी, वो तो व्यवस्था अगर आप पटना भी देखिए तो बड़े बड़े कोठियां बनी हुई हैं, और अब माँ बाप बुजुर्ग हैं और वही रह रहे हैं, बच्चे बैंगलोर दिल्ली में मैं आपको मैडम अपना बताता हूँ, या मेरे जैसे स्टार्टअप पे जो लोग रहते हैं पटना में, उनका बताता हूँ। ऐसा किसी का, मेरे जैसे स्तर के लोग, मैं 35 साल से प्रैक्टिस में हूँ यहाँ पे पटना में। मेरी एक बेटी कॉर्पोरेट लॉयर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। तो वो कोई भी लोग पटना में इस्टेब्लिशमेंट नहीं है उनका फ्यूचर। ऐसे कोई भी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके 5-7 जो भी मेट्रो टाउन है वहाँ चले जाते हैं, और वहीं बेटा डॉक्टर हो सकता है, बेटा यहाँ रह जाए क्योंकि बेटा डॉक्टर है, तो लेकिन बेटी तो मेरी बाहर रहती है। तो ऐसे लोग जो जिनके भी बच्चे पढ़े लिखे, जो टेक्निकल जॉब में है, जो मैनेजमेंट जॉब में है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी लोग बाहर चले जाते हैं। यहाँ वही लोग रह पाते हैं जो बिजनेस में है। जिनके मेरे बहुत सारे इंडस्ट्री मित्र हैं, उनके बच्चे जो बिजनेस में हो तो यहाँ रह गए, जो पढ़ लिख गए वो बाहर चले गए। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि यहाँ कोई बड़ी कंपनियां है नहीं। और मैं आपको इसके आगे एक कदम और ले आता हूँ, कोई बनारस की भी लड़की शादियों को यहाँ नहीं आना चाहती है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एकदम तथ्य आपको मैं बता रहा हूँ। बिकॉज वो यहाँ काम कहाँ करेगी? देखिए लड़कियां आजकल कोई घर में नहीं बैठ सकती, घर में तो बैठती नहीं है। लड़कियां हमेशा काम करेंगी। तो लड़कियां यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट जॉब है नहीं। बिहार का जहाँ पता दिखता है पटना का ना, तो जो भी लोग हैं ये दिस इज अ फैक्ट, मैं आपको बड़ा हार्ड बता रहा हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं तो ये बात तो जरूर है कि बिहार के लड़के सतर्क हो जाएं, क्योंकि उन्हें वाइफ मिलने की सुविधा। लखनऊ की, कलकत्ता की लड़कियां यहाँ नहीं आना चाहती हैं, रीजन की दे डोंट फाइंड ए जॉब ओवर हियर, इसीलिए ये लोग बाहर ही चले जाते हैं। लेकिन देखिए, ये इसको परिवर्तित करना तो हमारी भी जिम्मेदारी है,
क्योंकि देखिए आज शहर में ऐसी स्थिति है कि बुजुर्गों की संख्या ऐसी है बढ़ती चली कि जा रही है। उनको देखभाल करने के लिए जो स्टाफ की ज़रूरत होती है वो भी नहीं मिल पाता है। कंकड़बाग में यू विल फाइंड मेनी कोठीज जिसमें खाली बूढ़े बूढ़ी रहते हैं, उनका लड़का कोई अमेरिका में रहता है, कोई लंदन में रहता है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। बहुत वेल सेटल्ड हाँ बच्चे हैं सभी के, और ऐसे भी शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी में भी बिहारीज बहुत मेहनती होते हैं, तो हर क्षेत्र में तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन निकलते निकलते अपने प्रदेश से भी आगे निकल जाते हैं। इसका मैडम शुरुआत हो सकता है शिक्षा से। जब तक हम बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देंगे, युवा पढ़ेगा और बढ़िया रोजगार करेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको देना पड़ेगा, इंडस्ट्री के लिए वातावरण तैयार करना पड़ेगा, तो ताकि और स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा। देखिए स्वरोजगार ही एकमात्र रास्ता है बिहार को इस निचले पायदान से ऊपर पायदान में लाने के लिए। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी केंद्र सरकार की। जो हमारे मुख्यमंत्री जो बराबर जो मांग करते थे विशेष राज्य की या विशेष पैकेज की, वो नितांत आवश्यक है। किसी पॉलिटिकल मजबूरी में लगता है उन्होंने ये डिमांड अभी छोड़ दी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ की बजट साइज भी 1/5 है और हमारी पर कैपिटा इनकम भी 1/5 है। आप सोचिए कि हम लोग के उसके बीच में गैप 1/10 हो रहा है। अब ये सोचिए उसको ब्रिज करने के लिए वो गैप तो कोई कम नहीं हो रहा है ना, वो गैप तो सालों साल बढ़ता चला जा रहा है। जी वैसे जो पैकेज की उम्मीदें हम लोग लगा कर बैठते हैं, इस पे ज़्यादा कुछ चर्चा ना करें। हम तो अपनी सोच को अलग परे रखते हुए आप जैसे लोग जब कह रहे हैं कि पैकेज की आवश्यकता है और हमारे आंकड़े बता रहे हैं। अपराजिता जी, बिहार से 40 सांसद हैं, 40 सीट है बिहार में। कोई भी सरकार अगर चाहे यहाँ पे तो पैकेज उससे मुख्य केंद्र सरकार को देना ही पड़ेगा। यहाँ 40 सांसद है, यहाँ पे 40 सांसद से बड़े स्टेट एक ही दो है मेरे ख्याल से। महाराष्ट्र में 48 है, 80 शायद यूपी में है, बंगाल में मेरे ख्याल से इतने इसके आसपास ही है, से कम बेसी के आसपास लगभग इतने 40 या 42 के आसपास मेरे ख्याल से। तो ये तो इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसपे हम लोग बहुत उम्मीद से देखते हैं। कोई भी नई सरकार आए तो हम लोग तो देखिए यही चाहेंगे कि बिहार हमारा स्टेट, मेरा तो जन्म यहीं पे हुआ है, मेरे पिताजी राजस्थान से जरूर आए थे, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, तो हम लोग तो यहीं से जुड़े हुए हैं मिट्टी से। एंटी जो हम कहते हैं कि बाहर जा रहे हैं पलायन, आप तो बाहर से आकर यहाँ पे बैठे। 1965 में हमारे पिताजी रोजगार के सिलसिले में यहीं पे आए थे। बताइए। और हम तो यहीं के, मेरी पैदाइश यहीं की है। अब तो आप यहीं के एकदम निवासी ही हो गए हैं। मेरी बेटी भी अगर बाहर है तो मजबूरी में है, बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड अ जॉब ओवर हियर। यस इट इज एज सिंपल एज दैट। एक्चुअली द फैक्ट इज दिस। और अभी मैं आपको एक समस्या, पटना की और समस्या बताता हूँ। पटना में इधर में आप कहीं भी जाएंगी किसी भी रोड पे, तो यहाँ एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है। यहाँ किसी भी रोड पे कोई भी सवारी चलता है। एक ही रोड पे आप देखिए ठेला भी चलता है, गाड़ी भी चलती है, साइकिल भी चलता है। ऐसी व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में ट्रैफिक सिस्टम, पूरे मैं वर्ल्ड की बात बोल रहा हूँ, पटना जैसा 3rd क्लास ट्रैफिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। पता नहीं यहाँ के ट्रैफिक एसपी क्या करते हैं नहीं करते हैं, मुझको समझ में नहीं आता। पूरे वर्ल्ड में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पटना जंक्शन आप देख लीजिए, पटना जंक्शन जैसा जंक्शन पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाहर जो गोलंबर है, गोलंबर हटा भी दिया गया है, फिर भी आप देखिए प्रयासें तो कई हुई, लेकिन फिर भी सिंसियरिटी नहीं है। और एक बात और भी है, नागरिक भी उतना अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वहाँ के नियम कानून को बड़े अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार में है तो नियम तोड़ना भी एक पावर दिखाना समझ में आता है। थोड़ा सा आपसे मन भिन्नता रखता हूँ। यहीं पे सेंट जोसेफ स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है महिंद्रू में। मेरी बेटी का आज से मैं 25 साल पहले फॉर्म लेने गया था। सवेरे 6 बजे का टाइम था, मैं वहाँ 5 बजे पहुँच गया था। सारे लोग लाइन में लगे हुए थे आराम से। यहीं पे पटना में महिंद्रू में स्कूल है, तो ये पालन तो करवाना आपको भी है, सरकार की भी ड्यूटी है। ठीक है, ये आपकी बात सही है। चूंकि देखिए शिक्षा का अभाव रहा है हमारा, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, शिक्षा का अभाव रहा है। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा पिछड़े तो जरूर है, स्वभाव से थोड़ा सा हम जिद्दी टाइप के लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। यहाँ की मिट्टी में थोड़ा जिद्दीपन है, और वो जिद्दीपन अगर जुनून में बदल जाए तो फिर बिहार की ये व्यवस्था ही कितनी आज और आपने सेंट जोसेफ को सबसे बड़ी कंपनियां हैं दवाई की आज यहाँ पे ये मतलब टॉप 10 में 2 कंपनियां बिहार की हैं। एल्केम लैबोरेटरीज को आपने सुना होगा। जी एल्केम लैबोरेटरीज वाले, मैं उनके मालिक से मिला हुआ हूँ, संपदा बाबू से, जब वो जिंदा थे तब। अरिस्टो फार्मा के मालिक जो अभी भोला बाबू, मैं उनसे लास्ट ईयर मिला हूँ बॉम्बे में, मैं बॉम्बे जाता रहता हूँ। ये दोनों कंपनियां बिहार की हैं
ऐसी बहुत सी कंपनियां बिहार की जो बाहर बहुत अच्छा बिहार लेकिन के लोग यही काम है कर कि रहे हैं। ये लोग भी बाहर जाकर अपनी कंपनियां हाँ, बनाएं ये आप और बोल सकती शायद हैं, ये आप बोल अगर सकती हैं। यहाँ बनाए होते इसका तो मतलब तो उनको एक माहौल यहाँ नहीं मिला। जी। देखिए, ये उनकी पार्ट ऑफ द मिस्टेक उनका हो सकता है, जी लेकिन ये व्यवस्था की भी तो कमी है ना कि आज हमारे जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इनको यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाए। यहीं के पटना के स्कूल के छात्र हैं अनिल अग्रवाल साहब, जो लंदन रहते हैं, जी जो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। अनिल अग्रवाल साहब वेदांता के जो मालिक जी हैं, जी जी वेदांता के मालिक जो है, और पटना उनका आना रहता है, और पटना मैं उनसे मिला हूँ 2 साल पहले। हाँ, पाटलिपुत्रा स्कूल के पाटलिपुत्रा में उनका प्रोडक्ट के हैं। प्रोडक्ट है, वहीं रहते भी हैं, ससुराल भी उनका यहीं पे है। आपने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट की बात की, तो हम भी सेंट जोसेफ्स के ही प्रोडक्ट हैं। डिसिप्लिन कितना बढ़िया था वहाँ पे। और शायद हमारी बेटियां भी वहीं से रही हैं, और ऐसा सौभाग्य रहा कि 3 जनरेशन, मेरी माँ से लेकर मेरी बेटी, जी। सभी लोग हम लोग उसी स्कूल से मैंने पढ़े। आपको खाली एक एग्जांपल दिया कि जहाँ डिसिप्लिन लोग इसी प्रेमाइसेस में चाहते हैं वहाँ हो जाता है, जी या नहीं उसके बाहर नहीं होता, उसके अंदर हो जाता है। जी जी, ये तो बात सही है। और व्यवस्था जिस कॉलेज से मैं आती हूँ वहाँ भी डिसिप्लिन जब ज़रूरी है तो हम लोग इम्प्लीमेंट कर ही लेते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल की भी बात है, और इम्प्लीमेंट कराने की दोनों शक्ति पक्ष होनी चाहिए। बराबर के दोषी हैं। शक्ति यानी मन की शक्ति जोर से नहीं, प्यार से भी उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वोट देने की बारी है। क्या सोच कर आप वोट देंगे? मैडम, मैंने जैसे पहले कहा कि हम तो यही सोच के वोट देंगे कि जो भी आदमी बिहार में स्वरोजगार, शिक्षा पे ध्यान दे सके, पलायन को रोक सके। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। यहाँ के सारे युवा जो बाहर चले जाते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए आपको स्वरोजगार ही एकमात्र तरीका, और कोई तरीका नहीं है। देखिए, रोजगार आप एक साथ इतना क्रिएट नहीं कर सकते, जी जी लेकिन स्वरोजगार अगर आप करेंगी, जैसे अभी आपके यहाँ मैंने देखा कि आप कर रही हैं, बाहर आपके 7-10 आदमी काम कर रहे हैं, जी तो आपने स्वरोजगार किया तब ना 15 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे दी है। मेरे ऑफिस में 20 आदमी काम करते हैं। जी। एक बात करने के लिए पीछे बैकड्रॉप में तो बहुत लोग ज़रूरत होती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि स्वरोजगार ही एकमात्र वो जरिया है जिसके द्वारा बिहार की दलदली से, भुखरी से, गरीबी से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और उसके लिए शिक्षा पे आपको जोर देना पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 अगर बिंदु पे अगर सरकार, कोई भी सरकार अपना पूरा ध्यान अगर केंद्रित कर ले, तो बिहार को इसकी जो वर्तमान जो स्थिति है उससे बाहर निकाला जा सकता है। नीतीश कुमार जी ने बहुत बढ़िया काम किया इसमें। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार का इतना बड़ा खराब था, आज गांव-गांव में सड़कें बन गई हैं, लोगों के संपत्ति के रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं इस प्रयास में शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे रह गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पे जोर देने की आवश्यकता आज है। आप देखिए, बच्चे यहाँ पे तो मैट्रिक करते हैं, +2 करते हैं, तो वो बाहर चले जाते हैं। हालांकि अभी देखिए पिछले 5-7-10 सालों में यहाँ पे IIT बीटा का भी कैंपस बना है, IIM भी बना है, निफ्ट भी बना है, और आपका शिक्षण संस्थान तो कई आए बने हैं। अभी भी ऐसा नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो स्किल्ड शिक्षा हुई है कि नहीं हुई है, थोड़ा इस पे विवाद है। जितनी आवश्यकता है उससे कम है, शायद उतना नहीं हुआ है। क्षमता कम है। सरकार का ध्यान रहा है, लेकिन वो उतना फलीभूत शायद नहीं हो पाया है। चलते चलते हम एक बात और आपसे पूछते चले कि बिहार से जब बाहर आप जाते हैं, आप इतने वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, आपका कार्य का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है। बिहार से जब बाहर आप जाते हैं तो क्या आपके क्वालिटीज़ को आंकने में लोग गलती कर जाते हैं? मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। जी जी। मेरी बेटी नॉटेड में पढ़ी हुई है जी। तो शी वर्क्स इन ए वेरी बिग कॉर्पोरेट लॉ फर्म एट मुंबई। तो जब वहाँ पे वो उसका फर्स्ट या सेकंड कोई डायरेक्शन था, एक्चुअली उसने मास्टर्स भी US से किया है। शी हैपेंस टू बी एलुमनाई ऑफ जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी US। तो जब वहाँ उसका फर्स्ट और सेकंड इंटरेक्शन हुआ तो उसके ऑफिस के लोगों ने उसको कहा कि हाउ कम योर इंग्लिश इज सो गुड, यू कम फ्रॉम पटना। जी। तो इसका तो ये मतलब पहले से लोग प्री नोशन कर लेते हैं कि अगर हम पटना से आ रहे हैं तो मेरी अंग्रेजी तो खराब ही होगी, मेरी हिंदी तो खराब ही होगी, मेरे संस्कार ऐसे ही होंगे, या मेरा शिक्षा का स्तर ऐसा ही होगा, मेरे सोचने का स्तर ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी जी।
ये तो आप ऐसा समझ बिल्कुल सकते भी हैं नहीं। कि मैक्सिमम ब्यूरोक्रेसी में तो बिहार के ही लोग हैं, इधर में कुछ ये पूरे परसेंटेज पूरे स्टेट कम में हुआ कई है। सारे, अभी एट प्रेजेंट आप देख लीजिए, कई सारे स्टेट्स में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज बिहार जी के ही हैं। जी और हमारे बिहार की महिलाएं भी कई जगह चीफ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, तो ऐसी तो है नहीं। और बेटियां अभी तो बिहार की एक नई पार्टी के जो सूत्रधार हैं, हम्म, उन्होंने कम से कम 5-7 स्टेट में अपने दिमाग से लोगों को इलेक्शन जितवाया है। जी आप जी इसी से समझ लीजिए कि बिहार के बक्सर का एक लड़का जब इतना काम कर सकता है, जी जी। तो आप सोचिए कि कुछ बुद्धि का तो कोई बात ही नहीं है। और लेकिन अब वो बुद्धि लेकर बिहार में आए हैं, हाँ, उम्मीदें मैं उनसे भी नाम नहीं ले बहुत। रहा हूँ, मैं खाली जी आपको जी इशारा कर रहा हूँ। जी, वो हाँ। तो है ही, उम्मीदें सभी से, सभी पार्टियों से मैं उम्मीदें देखिए हैं। खाली उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा आदमी जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ गया है, देखिए व्यवस्था तो परिवर्तन होना जरूरी है। लास्ट 35 ईयर से हम लोग करीब करीब एक ही व्यवस्था को देखते आ रहे हैं। आज भी बिहार में क्रिमिनल्स हैं या बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है। हम सभी सोशल मानकों पे भी सबसे नीचे हैं। आज ऑलमोस्ट जितने भी सोशल मानक होते हैं उसमें हम सबसे नीचे हैं करीब करीब। बिहार और झारखंड हो सकता है कभी हमसे आगे कभी पीछे है, तो वो व्यवस्था से कैसे हम लोग बाहर आएंगे, इसको सोचने की जरूरत है हम लोग को। तो अंतिम प्रश्न आपसे, बिहार के मुख्यमंत्री अगले कौन हो? ये तो मैडम ये तो जनता तय करेगी। 6 तो तारीख को जनता इलेक्शन में है, तो 11 तारीख को इलेक्शन है। जनता के तय करने के साथ साथ आपका भी एक वोट का तो बहुत कीमत होगा। आप किसे देखना चाहेंगे? मैडम देखिए, मैं तो किसी ऐसी व्यवस्था को, मैं आदमी का नाम देखिए लेना कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी ऐसी व्यवस्था को चाहूँगा जो बिहार के अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करे और अनएम्प्लॉयमेंट को उसको स्वरोजगार की तरफ ले जाए। मैं बार बार इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि स्वरोजगार से ही आप 10 आदमी को रोजगार दे सकते हैं। जी, सही कहा। हाँ, आपकी देखिए मैडम, गरीबी तभी हट सकती है जब आप स्वरोजगार तब जाएंगे। आप कुछ भी एक दुकान खोल के ही आप काम करें, आप कुछ भी काम करें, लेकिन काम करिए। नौकरी से मैडम भुखमरी नहीं हटती है, ये तथ्य है। वो एक कोई आदमी नौकरी करके आज तक अमीर नहीं हुआ है, ये तथ्य है। नौकरी मतलब मैं उन 1% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बॉम्बे, गुड़गांव, पुणे में जिनको 5 लाख 10 लाख साल में 2-3 करोड़ का पैकेज मिलता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 98% वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो जनरल स्टाटा में। तो आपकी बातों को आज के युवा को ज़रूर सुनना होगा, क्योंकि एक पूरी फौज है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हुए आपको मिल जाएगी हमारे पटना के शहर जैसे या किसी भी शहर में। अब आप यहाँ पे आपको मैं एक डाटा और दे रहा हूँ। सरकारी नौकरी में मैडम मात्र 2% लोग हैं। आप डाटा अपना देख लीजिए। जी। सरकारी नौकरी जो हम लोग बार बार जो शोर मचाते हैं, इससे किसी कोई भला कभी हुआ नहीं है। सरकारी नौकरी में मात्र 2% लोग हैं। बाकी निजी क्षेत्र, जब तक यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, बड़ा सीधा सा बात है ना कि सरकारी नौकरी 2% लोग हैं, निजी क्षेत्र यहाँ पे है नहीं, लोग बाहर जाते हैं, यही कारण है। अगर वही हम लोग उनको यहाँ पैसा देंगे, साधन देंगे, रोजगार देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, एडवाइस देंगे, तो कोई ऐसा कारण है कि यहाँ का युवा काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बहुत 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 धन्यवाद आप सुबोध जी, आपने इतनी अच्छी बातें की और आपके जैसे लोग जब बिहार में हैं तो हमारी उम्मीदें और जग जाती हैं। हमें ये महसूस होता है कि आप जैसे मैग्नेट्स कुछ बाहर के युवाओं को, बिहार के युवा जो बाहर हैं उन्हें, और बाहर के युवा बिहारी ही क्यों, अगले और प्रदेशों के बच्चे भी यहाँ आए, ऐसी सुंदर व्यवस्था हमारी हो। तो धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आप बहुत व्यस्तम समय निकाल कर बहुत धन्यवाद अपराजिता जी, आपका ये इंटरव्यू और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने जवाब से दर्शकों को संतुष्ट कर पाया हूँगा, और नहीं भी कर पाया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, आप सब बहुत अच्छा लगा। और आज सुबोध जी से जो बातें हुई वो एक बड़े कैनवस पे हुई और बड़े आंकड़ों के साथ हुई। वो आंकड़े जो कई बार चौंकाने वाले हैं, जहाँ बिहार बहुत पीछे, बहुत सीढ़ी पायदान के बहुत नीचे दिखता है, लेकिन फिर याद आता है कि सुबोध जी जैसे लोग भी बिहार में हैं जो इन आंकड़ों के बदलाव को ज़रूर करेंगे। ये जगलरी आंकड़ों का बढ़ाया तो ज़रूर जाएगा, इसे गलत तरीके से नहीं, इसे सही तरीके से उन आंकड़ों को बढ़ाया जाएगा। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और जियो ज़िंदगी देखते रहिए, ज़िंदगी के खुशनुमा पल को जीते रहिए और इलेक्शन के माहौल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि फिर ये 5 साल बाद आएगा। धन्यवाद।